हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हमारी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की ये दूसरी क्लास है, जिसमें हम वृद्धि और विकास की आगे की अवधारणाओं को समझेंगे। आज हम विकास की अवस्थाओं और विकास के नियम और विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण के प्रभाव को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं। विकास की 4 अवस्थाएं हैं: शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 4 अवस्थाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं तक बालक जो है वो स्कूल में रहता है, क्योंकि उसके बाद तो बालक जो है वो कॉलेज जाने लगता है। वो हम इसके बाद का शिक्षण के हम स्कूल के पीरियड से हमारा कोई लेना देना नहीं रहता। इससे पहले की जो अवस्थाएं हैं, जिसे प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं, यह वह टाइम होता है जब आप दुनिया में नहीं आए थे, आप गर्भ से अपनी माँ के गर्भ में थे। इसको हम नहीं पढ़ते हैं। मतलब जब अभिमन्यु ने सीखना स्टार्ट किया था, हमारा विकास तो गर्भ से ही स्टार्ट है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो उस टाइम से पढ़ेंगे जिस टाइम से बालक स्कूल जाने लगता है या सीखने लगता है। हम इन्हीं 4 अवस्थाओं को ध्यान में रख के अपना शिक्षण कार्य करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होती है, जिसे हम इन्फेंसी भी कहते हैं, ये जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों व गतिक शारीरिक क्रिया से सीखता है। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेड पे बैठे बैठे जो होते हैं वो अपनी बड़ी मसल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, तेज तेज से उन्हें झटकते हैं, पैरों का प्रयोग, हाथ चलाते हैं, पैर चलाते हैं। तो उनमें वो अभी अपनी उंगलियों का प्रयोग नहीं कर रहे, वो अपनी बड़ी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है। शारीरिक विकास तेजी से होता है क्योंकि वो बहुत तेजी से उनका डेवलपमेंट, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आप देखेंगे बच्चा बहुत छोटा रहता है, फिर 1 से 1.5 साल तक में वो धीरे धीरे चलना सीखता है, खिसकना सीखता है, पैरों पे खड़ा होना सीखने लगता है। इसको हम सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने शरीर के क्रिया कर रहा है, शारीरिक क्रिया कर रहा है, गतिक मोशन स्किल्स सीख रहा है, तो वो उसमें इधर उधर गिरता बहुत है, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो उसमें चोट लगने की संभावना रहती है। इसलिए हम इसको सेंसिटिव पीरियड भी कहते हैं। और इसमें मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होता है। बड़ी बड़ी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, क्रॉस मोटर स्किल्स का प्रयोग करना बालक सीख जाता है, अपने हाथ का प्रयोग करता है, अपने पैर का प्रयोग करता है। और दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल तक की अवस्था को हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसे टॉय एज या प्ले एज या प्री स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि 2 से 6 साल तक का बच्चा जो है उसके पास खिलौने तो शैशवावस्था में भी है। मतलब मान लीजिए बालक को 1 से 2 साल तक में खिलौने मिल जाते हैं, लेकिन खिलौने से खोलने की जो सही समझ है उसे पूर्व बाल्यावस्था में ही समझ में आता है। इस समय वो गुड्डियों का खेल खेलने लगता है, वो समझने लगता है, वो जो उसका जो सामाजिकरण है वो उसमें कुछ जो खिलौने होते हैं उनका भी रोल होता है, क्योंकि वो बच्चे एक दूसरे से अपने गुड्डे और गुड्डियों से इन सब से वो सीखते हैं। इसको प्ले एज भी कहते हैं। बच्चे आपस में खेलने लगते हैं, वो सिर्फ खिलौनों से ही नहीं खेलता, जो आसपास के बच्चे हैं उनसे भी खेलता है। इसे प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि ये स्कूल से जाने की पूर्व अवस्था है। 5 से 6 साल तक में बच्चा स्कूल जाने लगता है, तो ये प्री स्कूल एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक नकल करके सीखता है। आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर अपने पिताजी को देखते हैं तैयार होते हुए, दाढ़ी शेविंग करते हुए, तो वो जाके उनका सामान उठा के, जब कोई नहीं देखता रहता तो वो शेविंग करने लगते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो इमिटेशन यानी नकल करके सीखते हैं। लड़कियां साड़ी पहनने लगती हैं, नेल पॉलिश लगाने लगती हैं। तो इस अवस्था में देखेंगे आप कि बच्चे जो है नकल करते हैं। आप जैसा बोलेंगे उनसे वो वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, तो नकल करना सीख जाते हैं। और इस अवस्था में भाषा विकास तेजी से होता है।
0 से 2 साल शैशवावस्था में बालक को मुश्किल से कुछ ही वर्ड्स आते रहते हैं, 25 से 50 वर्ड आते हैं। लेकिन जब पूर्व बाल्यावस्था में 2 से 6 साल तक का बच्चा पूरा सेंटेंस बोलने लगता है, उसको जो चाहिए वो सब कुछ बोलता है, जो उसको समझ में आता है वो आप कुछ भी उससे पूछिए, उसको सारे शब्दों की जानकारी हो जाती है। इस अवस्था में भाषा विकास बहुत तेजी से होता है, सामाजिककरण तेजी से होता है। बच्चा बाहर खेलने लगता है, बाहर मिलता है अपने दोस्तों से, अपने हम उम्र के लोगों से मिलता है, तो उनमें खिलौनों का आदान प्रदान होता है। ये टॉय एज है, तो इसमें बच्चे एक दूसरे के खिलौने लेते हैं और अपना उन्हें देते हैं, तो इससे उनका सामाजिककरण बहुत तेजी से होता है, शारीरिक विकास तेजी से होता है। अभी तक बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे चलना सीख रहा है, अभी इस अवस्था में बच्चा दौड़ने लगता है, खेलने कूदने लगता है, तो इसका शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। यह बहुत संवेदनशील समय भी होता है क्योंकि भाषा विकास के लिए, क्योंकि भाषा विकास से बहुत तेजी से होता है। ये फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होता है, इनका सामाजिकरण तेजी से होता है। इसके बाद है हमारा तीसरा अवस्था उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में इसको हम गैंग एज या स्कूल एज भी कहते हैं। गैंग एज का मतलब है, गैंग का अर्थ यह है कि बच्चे जो है वो ग्रुपिंग करने लगते हैं, समूह बना के स्कूल जाना होता है या खेलना होता है, तो वो समूह बना के खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, साथ में अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाते हैं। और स्कूल एज है, अब ये इस अवस्था को हम 6 से 12 साल तक की अवस्था होती है, ये होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इस समय बालक अब स्कूल जाने लगा है, वो दोस्त बना रहा है, वो अपने समूह का निर्माण कर रहा है। 6 से 12 साल तक की अवस्था है, इस अवस्था में बालक दोस्ती करता है। शारीरिक विकास जो है, गति जो धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाती है? क्योंकि अब इस समय बच्चे का विकास आपको दिखना कम हो जाएगा, मतलब शारीरिक विकास, लेकिन जो जिसकी मांसपेशियों में है उसमें ताकत आती है, उसका वजन बढ़ता है, क्योंकि अब वो उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, उसकी जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो रही हैं, तो इसलिए शारीरिक विकास पे थोड़ा धीमी गति से होता है। आप देखेंगे कि पूर्व 2 से 6 साल तक का बच्चा जो है वो थोड़ा तेजी से बढ़ता है, मतलब 0 से 6 साल तक के बच्चे का विकास तेजी से होता है। लेकिन जैसे ही वो ये 6 से 12 साल की, इसमें थोड़ा सा, लेकिन जब आप देखेंगे इसको किशोरावस्था में 12 से 18 साल तक में देखेंगे जब आप, तो उनका विकास जो है वो तेजी से हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। इस अवस्था को स्यूडो मैच्योरिटी की अवस्था भी कहते हैं। स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है? मिथ्या परिपक्वता। इस अवस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। मतलब इसमें लगता है उसे कि मैं बड़ा हो गया हूँ, उसको वो कहेगा कि मैं अपने काम स्वयं कर लूँगा अपना, लेकिन वो कर नहीं पाता है, लेकिन उसको लगता है कि वो बड़ा हो गया है। वो कहेगा कि मैं अपना काम कर लूँगा और अपने से स्कूल जाऊँगा, लेकिन ऐसा वो ऐसा होता नहीं है, बस उसको लगता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। बालक को लगता है कि वो मैच्योर हो गया, पर होता नहीं है। इसी को कहते हैं हम स्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं। सूक्ष्म या उत्कृष्ट गति विकास तेजी से होता है। इसमें जो है वो आपका सूक्ष्म जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका विकास बहुत तेजी से होता है। जो फाइन मोटर स्किल हैं उनका विकास बहुत तेजी से होता है। फाइन मोटर स्किल्स मैंने जैसे लिखना हो गया, लिखने लगता है बच्चा, और खेलने लगता है, चीज़ों को पकड़ने की कला आ जाती है, वो फुटबॉल खेलता है, तो उसमें जो है फाइन मोटर स्किल्स इस अवस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बहुत तेजी से विकसित होती हैं। उसके बाद है हमारी चौथी अवस्था किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है ये संक्रमण कालीन अवस्था है, मतलब ये ट्रांजिशनल स्टेज या ट्रांजिशनल पीरियड इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अब जो बच्चा है, अब वो बच्चे से होके वो बड़े में जा रहा है, मतलब इसको हम उत्तर बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच जो वयस्कता के बीच की कड़ी भी कहते हैं, इसको पुल भी कहते हैं हम। वयस्क बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच का पुल का कार्य करता है ये अवस्था। ये 12 से, मतलब माना जाता है 12 से 18 साल तक के बालक को किशोरावस्था माना जाता है, लेकिन WHO के अनुसार 10 से 19 साल तक के बालक को किशोरावस्था में रखा जाता है। इसको स्वर्ण काल कहते हैं, इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब बच्चा वास्तव में बड़ा हो रहा है, लेकिन
इसमें क्या होता है कि वो उसमें कुछ संवेगात्मक जो विकास होते रहते हैं, उसके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, हार्मोन्स बहुत तेज़ी से विकसित होते रहते हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। लेकिन ये इसकी वयस्कता की स्टेज है, तो इसको हम इसलिए स्वर्ण काल कहते हैं। ग्रीनविल स्टर्नी हॉल जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि इसे क्या किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। इसमें संवेगात्मक स्थिरता का अभाव होता है। बच्चे का इमोशनल जो स्टेबिलिटी है उसमें वो इमोशनली स्टेबल नहीं रहता है। उसके इमोशंस जो है वो कभी बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है उसमें। कभी वो कहेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेगा, फिर अगले ही पल वो आपसे बोलने लगेगा। पेरेंट्स से वो झगड़ा करता है और अपनी चीज़ें मनवाने की कोशिश करता है। इसमें संवेगात्मक स्थिरता रहती है। इसको स्प्रिंग एज या बसंत काल भी कहते हैं। इस अवस्था में ही उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। अब बच्चा स्कूल जाने लगता है, कॉलेज की ये एज है, कॉलेज जाने की तैयारी में करता है, तो उसमें नेतृत्व की भावना का विकास होता है। पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहते हैं, कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था है। बच्चा ये पहचानने की कोशिश कर रहा है कि कौन हूँ मैं एक बालक हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ, एक किशोर हूँ। ये इस अवस्था में बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या होती है। और इसके बाद हम देखेंगे विकास। ये विकास की जो अवस्थाएं थी वो समझ में आ गया। अब हम विकास के सिद्धांत को समझेंगे। चलिए देखते हैं विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक सतत प्रक्रिया है। मतलब ये आपके गर्भ से लेकर कब्र तक की प्रक्रिया है। गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया, ये जीवन पर्यंत चलती है विकास की प्रक्रिया। विकास की गति में बदलाव आता रहता है, अर्थात कभी विकास तीव्र गति से होता है तो कभी निम्न गति से। विकास की जो गति है वो कभी कभी हमेशा एक ही गति से विकास नहीं होता। विकास कभी धीमी गति से होता है तो कभी तेज गति से होता है। अभी आप लोगों ने देखा कि शारीरिक विकास जो है पूर्व बाल्यावस्था तक तो बहुत तेजी से हो रहा था, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में शारीरिक विकास स्लो हो रहा था। तो विकास की जो दर होती है वो घटती बढ़ती रहती है। विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। विकास, हमने क्या कहा, विकास जो है गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया है। विकास हमेशा चलता रहता है। विकास की दर हर बालक में भिन्न भिन्न होती है। मतलब हर बालक जो है वो एक ही दर से विकसित नहीं होता। किसी में स्लो होता है, किसी का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है, किसी का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, किसी का स्लो होता है। तो ये जो विकास की दर है वो हर बालक के लिए, हर मनुष्य के लिए अलग अलग होती है। एक ही उम्र के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में भिन्नताएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है। मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर अगर कभी आप देखेंगे, जनरल टू स्पेसिफिक जाती है विकास की प्रक्रिया। पहले बालक जो होता है वो अपने हाथ पैर को चलाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है वो मतलब पूरे बॉडी का, अगर आप देखेंगे तो जो छोटा बच्चा होता है जब रोता है तो उसके हाथ पैर सब चलते हैं। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो सिर्फ रोने में उसका चेहरा आप देखेंगे आंखों को रगड़ेगा। लेकिन फिर जब और बड़ा हो जाता है बालक तो क्या होता है कि वो सिर्फ आंसू बहा के, पोंछ के या अकेले में रो के रह जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। तो और एक उदाहरण ये भी है कि पहले हाथों से मान लीजिए कोई चीज़ कैच कर रहा है तो वो अपने पूरे हाथों को और आगे पेट वेट को पकड़ के कोई चीज़ कैच करते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ अपनी कलाइयों का प्रयोग करके वो किसी चीज़ को कैच करने लगते हैं। बालक का विकास निश्चित क्रम के अनुसार ही होता है, अर्थात बालक बोलने से पूर्व अन्य व्यक्ति के इशारों को समझकर अपनी प्रतिक्रिया करता है। मतलब बालक का जो विकास है वो एक क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि पैर कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया, फिर इधर हो गया, ऐसा नहीं होता। एक क्रम, एक सीढ़ी का ये को फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए पहले शैशवावस्था आया, फिर पूर्व बाल्यावस्था आई, फिर उत्तर बाल्यावस्था आई, फिर किशोरावस्था आई। ऐसा नहीं है कि पहले किशोरावस्था आ जाएगा फिर बाल्यावस्था आएगी, ऐसा नहीं होता। ये एक चरण को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे बोलने से पहले बच्चे जो हैं आ, माँ, मम्मा, पानी, मम्मम, ये सब बोलना सीख जाते हैं। तो ये बालक का क्रम, एक क्रम के हिसाब से बालकों का विकास होता है।
बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पक्ष के विकास में एक प्रकार का संबंध होता है, अर्थात शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे उसका मानसिक विकास होता रहता है वैसे वैसे वह उस मानसिक विकास को क्रिया रूप में परिवर्तित करता रहता है। मतलब कि हमने आपको बताया कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी जो विकास के पक्ष हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर शारीरिक विकास के साथ साथ आप देखेंगे तो उसके मानसिक विकास में भी वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका शरीर बढ़ रहा है, ऐसा आपने कभी देखा है कि सिर्फ शरीर बढ़ रहा है, बालक का विकास नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं होता। शरीर के साथ ही साथ उसका मानसिक विकास भी होता रहता है, उसका सामाजिक विकास भी होता रहता है, उसका संवेगात्मक विकास, अपने इमोशंस पर कंट्रोल भी करता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे जब बालक अभी छोटा है, वो जब उसका शरीर बड़ा होता है और वो जब पढ़ना सीखता है तब भी तो उसका शरीर बढ़ता ही रहता है, लेकिन अब उसमें समझ आ गई, वो टीचर्स की बढ़ाई बातों को समझने लगता है, भाषा ज्ञान सीखता है और स्किल्स जैसे लिखना सीखता है। उसका मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी होता रहता है और सामाजिक विकास भी होता है। बच्चा अपने आसपास, शरीर उसका बढ़ रहा है लेकिन वो साथ ही साथ शारीरिक विकास के साथ साथ वो समाज में जाता है, बच्चों से मिलता है, जुलता है, उनसे अपने खिलौनों का आदान प्रदान करता है, उनके साथ खेलता है, तो साथ ही साथ उसका सामाजिक विकास भी हो रहा है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब बालक के जो आनुवंशिक गुण हैं वो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए जैसे बालक कोई है, उसकी आंखें जो हैं वो नीली हैं, तो ये क्या है, ये बालक के आनुवंशिक गुण है। ये बालक के वृद्धि और विकास, मान लीजिए उसको आनुवंशिकता के रूप में कुछ डिजीज मिल गया है, वर्णांधता मिल गई है, कलर ब्लाइंडनेस है जो है वो मिला है, तो वो क्या है कि बच्चे को आनुवंशिक वृद्धि और विकास को ये प्रभावित करते हैं। अगर बालक शारीरिक रूप से अक्षम है तो वो सीखने में उसको कठिनाई होगी। विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन किया जा सकता है। मतलब विकास की प्रक्रिया का पूर्वानुमान किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि आप कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि 0 से 2 साल तक का बच्चा ये काम कर लेगा। जैसे अभी हमने बताया कि वो 0 से 2 साल तक के बच्चे क्या कर लेते हैं और 3 से 6 साल तक के बच्चे क्या, मोटर स्किल उसमें बहुत तेजी से होता है। उत्तर वाले अवस्था में जो है उनका शारीरिक विकास धीमी गति से, तो हम कुछ पूर्वानुमान कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि ये पूर्वानुमान जो है वो 100% सही हो, लेकिन कुछ पूर्वानुमान उनका किया जा सकता है। एक कहावत है, पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। मतलब उनका हम कुछ पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है तो वो आगे चल के कैसा बालक बनेगा। अब इसके बाद हम वृद्धि और विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण का। आनुवंशिकता और पर्यावरण जो है ये दोनों ही हम बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। पहले हम देखेंगे आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता, प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते रहते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। मतलब जो गुण जो हमको गुण जो है अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, अपने फोरफादर से प्राप्त होते हैं, मदर से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम आनुवंशिकता कहते हैं। इसी के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। मतलब ये जो आनुवंशिकता है इसी के कारण जो है एक बालक जो है वो अपने माता पिता के गुणों के समान होता है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे तो लोग कहते हैं कि बालक जो है अपनी माता से, उसकी आंख जो है अपनी माता से मिल रही है, उसके बाल उसके पिता से मिल रहे हैं, तो ये सब इसी आनुवंशिकता के कारण ही होता है कि हम अपने माता पिता से कुछ गुण में समान होते हैं। जो गुण बालक के पिता दादा में होते हैं वही गुण उसके शिशुओं को मिलते हैं। जैसे अगर उनके वंश में सभी की लंबाई ज़्यादा होती है तो बच्चा भी लंबा होता है, और छोटे माता पिता के जो संतान होती है हम सामान्यतः देखते हैं कि वो छोटे होते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण भी उसकी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। जो आनुवंशिकता होती है ये फिक्स होती है, मतलब इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपकी आंखें नीली हैं, आपको आंख मिला है अपने आनुवंशिक गुणों से कि आपकी आंखें जो हैं
वो नीली हैं, तो क्या आप इनमें परिवर्तन कुछ कर सकते हैं? नहीं, आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपकी हाइट है, आपके बाल अगर घुंघराले हैं, तो क्या आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं? इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, पर ये परिवर्तनशील नहीं होते हैं। और इसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ होता है परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है ढकना। इसका अर्थ यह हुआ कि पर्यावरण का अर्थ है चारों ओर से ढकने या घेरने वाला। जो हमारे आसपास जो घेरे हैं वो भौतिक वातावरण है, पर इसके अलावा अन्य पहलू भी वातावरण में आते हैं, जैसे कि हमारा समाज, नैतिक जो मूल्य हैं वो, हमारे मतलब आसपास की राजनीति का व्यवस्था कैसी है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा कल्चर, ये सब भी पर्यावरण में आते हैं। पर्यावरण बालक के जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालते हैं। आपके आसपास का जैसा माहौल होगा, जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा, आप भी वैसे ही बनते हैं। जो मतलब ये पर्यावरण जो है वो परिवर्तनशील होती है, आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो आनुवंशिकता होती है वो फिक्स होती है, आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आप कहीं दूसरी ऑस्ट्रेलिया चले गए या किसी और कंट्री में चले गए, तो आपका पर्यावरण चेंज हो गया, आपका कल्चर चेंज हो गया, आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है वो चेंज हो गई। लेकिन जो हमें अपने आनुवंशिक गुण जो मिले हैं, हम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। और पर्यावरण और आनुवंशिकता का एक बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जो एक बालक होता है वो जो आनुवंशिकता और पर्यावरण का गुणनफल होता है, ये एडिशन नहीं होता, ये गुणनफल होता है। ये आप लोग को ध्यान रहता है, कभी कभी ये पूछता है कि हम क्या हैं, हम पर्यावरण और आनुवंशिकता का योग है या गुणनफल है? हम पर्यावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल है। वुडवर्थ ने कहा है कि वृद्धि और विकास के लिए वातावरण और आनुवंशिकता दोनों समान रूप से जरूरी हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि जो बालक के वृद्धि और विकास के लिए आनुवंशिकता जो गुण हमें आनुवंशिक मिलते हैं वो तो ज़रूरी है ही, साथ ही अगर हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, हमारे आसपास का वातावरण सही रहेगा, तो ये जो है बालक का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि आपको कुशाग्र बुद्धि मिली है, तो आप अपने माता पिता से आपको बुद्धि मिली है, आप अच्छा सोचते हैं, तो ये आपको बताएगा कि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम हम होते हैं। मान लीजिए आपको अपने माता पिता से अच्छे जिन्स मिले, लेकिन आपका वातावरण इस प्रकार का नहीं है कि आप पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके, तो आप पीछे रह जाएंगे। और उसके बाद है हमारा दिशा। कुछ विकास के कुछ सिद्धांत हैं, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। ये है दिशा के सिद्धांत, हम इन्हें दिशा का सिद्धांत कहते हैं। तो दिशा का सिद्धांत जो है वो प्रत्येक बालक व्यक्ति की विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, फिर भी विकास एक निश्चित दिशा में होता है और सेम पैटर्न को फॉलो करता है। एक बालक का क्रमबद्ध अनुक्रम में विकसित होना। सभी बालकों में विकास के स्वरूप की क्रम लगभग समान होता है। मतलब हर बालक जो है एक क्रमबद्ध तरीके से, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसका विकास होता है। अभी हमने बताया शैशवावस्था आएगी, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क होगा, फिर वृद्ध होगा। ऐसे एक क्रम को ये फॉलो करते हैं। इनका स्वरूप जो है लगभग सेम रह सकता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। हम विकास के दो सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला सिद्धांत है शिरोपदोन्मुखी या शीर्षाभिमुख सिद्धांत, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत दूसरा है। इसको सिफेलोकॉर्डल कहते हैं, इसको प्रॉक्सिमो-डिस्टल कहते हैं। समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत का मतलब होता है, इसको अधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। इसको अधोमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। आप लोग दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि कुछ भी पेपर में पूछ सकता है। प्रत्येक बालक के सीखने की दर तो भिन्न रहेगी, लेकिन वो उनका जो क्रम होता है वो
वही एक सेम क्रम में फॉलो कर, लेकिन दर धीमी हो सकती है। मान लीजिए कोई बच्चा जो है 7-8 महीने में चलना सीख रहा है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई 1.5-2 साल में, लेकिन वो सीखते हैं, उनका क्रम वही रहेगा, लेकिन दर जो है वो धीमी या तेज होती रहती है। तो हमारा पहला सिद्धांत है शिरोपदोन्मुखी या शीर्षाभिमुख सिद्धांत। इसका क्या है, यह सिद्धांत दर्शाता है कि विकास एक स्वरूप का पालन करता है जो कि सिर से शुरू होकर फिर शरीर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ता है। इसको हम सिर से पैर, ये आप ध्यान रखिएगा, सिर से पैर की ओर का विकास कहते हैं। एक बालक सबसे पहले सिर, फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। पहले अगर आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो पहले अपने सिर को हिलाते हैं, फिर वो धीरे धीरे अपनी पूरी बाजुओं को, फिर अपने पैरों को हिलाते हैं, का मूवमेंट करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें विकास होता है। पहले बालक जो है वो बड़ी चीज़ों को, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। मतलब पहले बड़ी ज्ञानेंद्रियों, बड़े मसल्स पे उनका नियंत्रण स्थापित होता है, फिर धीरे धीरे वो अपनी छोटी इंद्रियों पर भी नियंत्रण स्थापित करने लगते हैं। एक बालक पहले सिर और फिर चेहरे की गतिविधि करता है, उसके बाद वह अपनी बाहों का प्रयोग करता है, वस्तुओं को छूने व पकड़ने का प्रयास करता है, उसके बाद अपने पैरों का प्रयोग करता है, जैसे रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने का प्रयास करता है। सबसे पहले आप देखेंगे तो बच्चा जो है वो रेंग के चलता है, फिर धीरे धीरे वो किसी चीज़ को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे वो चलने लगता है, फिर जब चलने लगता है तो वो कूदने का भी अभ्यास करने लगता है, फिर वो धीरे धीरे किसी चीज़, आप देखेंगे कि छत पर चढ़ जाएगा, धीरे धीरे करके चढ़ने लगता है। इसको हम शीर्षगामी सिद्धांत या शीर्षाभिमुख सिद्धांत भी कहते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो नाम है हिंदी के वो कभी कभी बदल के पूछ लेता है, कभी वही पूछता है, तो आप ये सारे नाम हिंदी के जो सारे नाम हैं उनको ध्यान में रखेंगे। हमारा दूसरा सिद्धांत है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, इसे अधोगामी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में होता है कि जो शरीर का विकास है वो शरीर का विकास जो है वो शरीर के मध्य भाग से उसके बाहरी भाग की तरफ एक बालक का विकास होता है। ये कहता है कि पहले स्पाइनल कॉर्ड पर का विकास होता है, फिर हृदय का विकास होता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ बाजुओं पे उसका नियंत्रण, बालक का नियंत्रण स्थापित होता है। मतलब केंद्र से बाहरी भाग की तरफ विकास होता है। विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर भी होता है, अर्थात पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है, फिर हृदय, इसी क्रम में विकास होता है। शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर विकास होता है। इसका कहना है कि जैसे मान लीजिए पहले आप भुजाओं पर नियंत्रण स्थापित करेंगे, मतलब जो आपकी भुजाएं, फिर आप धीरे धीरे बाहर की ओर उंगलियों पर आपका नियंत्रण स्थापित होगा, मतलब अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। यहाँ पे हमारा विकास के सिद्धांत, मतलब समझ लीजिए वृद्धि और विकास से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं वो सब हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पढ़ा है, उसको देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। ये इसको बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीटेट जो है वो नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं होगा, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है विकास एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है एक पूर्वानुमेय या प्रिडिक्टेबल प्रक्रिया है, यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये सही है, लेकिन हमें क्या यहाँ नहीं वाला ध्यान देना है। तो ये सही है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, हाँ विकास एक गतिशील प्रक्रिया, हम आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, मूवमेंट होता है, तभी तो हमारा विकास होता है। और विकास एक पूर्वानुमेय या प्रिडिक्टेबल प्रक्रिया, हाँ हमने कहा कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं, वो 100% सही हो या ना हो, लेकिन हम कुछ परसेंट वो सही होता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि 2 से 5 साल तक का बच्चा ये कार्य कर लेगा, वो अपने पैरों पे चलना सीख जाएगा, वो बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलने लगेगा, तो हम कुछ प्रेडिक्शन उसका कर सकते हैं। यह एक प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, ये ऐसा तो नहीं है। हम अगर मान लीजिए किसी की हाइट बढ़ गई
किसी की समझ बढ़ गई तो हम उसको खींच के पीछे नहीं रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं होता, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये आगे की ओर बढ़ता है, इसमें रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन यही सही हो गया, क्योंकि ये विकास का एक सिद्धांत नहीं है, ये नहीं पूछा है, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। आंसर नंबर 1 सही है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति पूर्णतः आनुवंशिक है। मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सी प्रवृत्ति जो है वो पूर्णतः आनुवंशिक। ये देख लीजिए, पिछले साल जो है 31/12/2021 वाला जो पेपर हुआ था उसका ये पेपर है। ऑप्शंस हैं हम लोग के, आंखों का रंग, बी बुद्धि, तीसरा नैतिक विकास और चौथा सामाजिक कौशल। तो सामाजिक कौशल, इसमें तो हम पर्यावरण जैसा रहेगा हमारा, वो हमारे समाज में हमारे आसपास जैसा समाज रहेगा वैसा हम सीखेंगे। नैतिक विकास भी जो है पर्यावरण का ही भाग है। बुद्धि और आँखों का रंग, हमारी बुद्धि थोड़ा बहुत हमारे आनुवंशिक उस पर निर्भर करती है और थोड़ा बहुत हमारा जो वातावरण है उस पर भी निर्भर करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सही, ए आंखों का रंग और बी बुद्धि, यानी ए और बी हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालक के अनुभवों के दौरान उसके विकास को प्रभावित करता है। इसमें क्या पूछ रहा है, भौतिक और सामाजिक दोनों, यानी कि भौतिक क्या हो गया, ये फिजिकल जो होते हैं, हमें जो फिजिकल सामान्यतः जो ज़्यादातर जो फिजिकल गुण होते हैं वो हमें अपने आनुवंशिकता से प्राप्त होते हैं। फिजिकल जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे आनुवंशिक गुण होते हैं, और सोशल जो होते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है प्रकृति, सिर्फ प्रकृति नहीं, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है। अगर सिर्फ सामाजिक होता तो हम प्रकृति कह सकते थे। आनुवंशिकता, ये आनुवंशिकता भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सामाजिक नहीं होता, सिर्फ फिजिकल की बात करता तो हम आनुवंशिकता कह सकते थे। क्रोमोसोम, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लालन और पालन यहाँ इसका अर्थ है नेचर एंड नर्चर। लालन यानी जो हमें अपनी हेरिडिटी, जो हमें आनुवंशिकता से गुण मिले हैं वो, और पालन का अर्थ होता है जो हमारा वातावरण है वो। लालन और पालन मतलब हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है एक बालक की जो विकास की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, यानी सिर से पैरों की ओर बालक का विकास होता है। ये हमें कौन सा सिद्धांत बताता है। पहला ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा है अधोगामी सिद्धांत, तीसरा है विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत, चौथा है मात्रात्मक परिवर्तन सिद्धांत। मात्रात्मक परिवर्तन जैसी कोई सिद्धांत हमने नहीं पढ़ा है। विशिष्टता से संबंधित सिद्धांत भी नहीं है। अधोगामी और शीर्षगामी, अधोगामी सिद्धांत में क्या होता है कि विकास जो है वो शरीर के मध्य भाग से लेकर बाहरी भाग तक उसका विकास होता है। और शीर्षगामी में हमने क्या पढ़ा है, शीर्षगामी में सिर से बालक के सिर से उसके पैरों तक विकास आता है, यानी हमारा ऑप्शन हो गया शीर्षगामी सिद्धांत। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये किसके अंतर्गत आते हैं। पहला है मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा निश्चित होते हैं, दूसरा है वंशागत होते हैं, तीसरा है सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, चौथा है आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। जो हमारे शारीरिक लक्षण होते हैं वो सामान्यतः जो होते हैं वो हमें आनुवंशिक रूप से अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। तो ये आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, अगर इसमें कुछ
वातावरण के जो कुछ सामाजिक कारक भी होते तब हम नहीं मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शारीरिक लक्षण, आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये पर्यावरण का कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है। सांस्कृतिक ताकत सुनिश्चित होते हैं, नहीं, वंशागत होते हैं, ये सही ऑप्शन है। शारीरिक लक्षण जो है आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सब जो है ये वंशागत होते हैं, पर्यावरण द्वारा सुनिश्चित ये नहीं होते। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशी नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं? इसमें से कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी उंगलियों से पहले अपनी भुजाओं पर नियंत्रण स्थापित करते हैं? कौन सा सिद्धांत कहता है? पहला ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। ये तो नहीं है, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत पे हमने नहीं पढ़ा है। शीर्षगामी और अधोगामी सिद्धांत। शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सिर से लेकर पहले सिर फिर पैरों की तरफ उसका विकास होता है। और अधोगामी सिद्धांत क्या कहता है? अधोगामी सिद्धांत कहता है कि मध्य भाग से बाहर की ओर बच्चे का विकास होता है, मतलब पहले स्पाइनल कॉर्ड का, फिर हृदय बनेगा, फिर आगे उसकी मांसपेशियों, उसकी भुजाओं पर उसका नियंत्रण स्थापित होता है। इसका हमारा ऑप्शन सही हो गया अधोगामी सिद्धांत। पहले बालक के मध्य भाग में, फिर उसके बाहरी भागों में भुजाओं पर, पहले भुजाएं जो है वो हमारे शरीर के मध्य भाग से ज़्यादा केंद्रित है, फिर उसके बाद उसकी उंगलियां जो है वो बाहरी हिस्सा है हमारा, तो फिर उसके बाद उसका जो अपनी उंगलियों पर नियंत्रण स्थापित होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।